मेरा नाम देवेंद्र नाथ जम्पिया। मेरा जन्म तांतनगर प्रखंड अंतर्गत खिलपुंजी टोली हरिपी के एक साधारण किसान परिवार में हुआ है। 1944 को हमारे पिताजी स्वर्गीय कूजा चम्पिया किसान थे और तसर का पालन करते थे। उससे जो कमाई होती थी, उससे जो आय होती थी, उससे हमको हाई स्कूल कॉलेज तक उससे हमको पढ़वाया। हमारा गांव खिलपुंजी टोली हरिपी बस्ती है। मुश्किल से 10-11 मकान है और बस्ती सिंहासन पहाड़ के तलहटी पे नीचे है जी। और सिंहासन पहाड़ की चोटी चट्टान है, चोटी पूरा चट्टान है और बहुत उसका सुंदर छटा है। और बचपन में सिंहासन पहाड़ हम अक्सर जाया करते थे। गर्मी छुट्टी के बाद जब पानी बरसता था, सिंहासन पहाड़ पर हम निश्चित रूप से चढ़ते थे। वहाँ एक अमृत गाछ हुआ करता था, पानी पड़ने से इतना हरा भरा होता था और उसके ऊपर हम कूदते थे जैसे कोई गद्दा के ऊपर हम कूद रहे हैं जैसा लगता था। वो घास इतना हरा भरा होता था। हमारी बस्ती बहुत छोटी है, सब किसान लोग हैं और गांव से केवल हम अकेले विद्यार्थी थे और हमारा एक छोटा भाई था और कोई गांव का विद्यार्थी नहीं था। बचपन का लाइफ अभी भी हम याद करते हैं। उस समय हम लोग तीर धनुष पकड़ा करते थे, पक्षी वगैरह बहुत हुआ करते थे, हर गाछ में पक्षी हुआ करता था। तीर धनुष लेके जाते थे, कोई ना कोई पक्षी एक या दो जरूर मार के ले आता था। और उस समय हम लोग लट्टू खेलते थे। लट्टू का खेल उस समय बहुत ज़्यादा प्रचलित था गाँव में। बड़े बुजुर्ग लोग किसी गाछ के नीचे गांव के लोग बैठते थे, वहाँ हल और खटिया का काम करते थे, वहाँ हम लोग भी रहते थे। और शाम को बुजुर्ग लोग एक जगह बैठते थे पूरा गांव के बस्ती के। गांव की क्या स्थिति है, गांव खराब हो रहा है या ठीक हो रहा है, उस पर वो लोग बात किया करते थे। अगर गांव गलत दिशा की ओर जा रहा है तो बात करते थे हम लोग क्या करें कि गांव सही दिशा में चले। और गांव के बस्ती के हर बच्चे जवान लोग आते हैं और चारों ओर बैठ जाते हैं, चुपचाप बुजुर्गों की बात सुनते थे। इसलिए उस समय के बच्चे जवान गांव की क्या स्थिति है, समाज की क्या परिपाटी है, क्या परंपरा है, उसको लोग सीखते थे, जानते थे। लेकिन आजकल बुजुर्ग लोग एक जगह बैठते नहीं हैं और किस्सा कहानी भी नहीं बताते हैं, गांव के बारे में बात भी नहीं करते हैं। इसीलिए आजकल के जवान लोग अपने समाज की परिपटी कल्चर के बारे में नहीं जानते हैं। लोक कथा भी सुनाया करते थे पुराना बुजुर्ग लोग, और लोक कथा हम लोग सुनते थे, बहुत ध्यान से सुनते थे। इसीलिए लोक कथा भी उस समय बुजुर्गों से सुनकर के हम लोग सीखते थे। लेकिन आजकल ना तो लोक कथा है, ना तो गाँव के बारे में कुछ बात होती है। तो मैं एक लोकोक्ति, मुहावरा, ये सारा बहुत प्रचलन था। तो आपस में मुहावरा बोलता था और पूछता था इसका क्या अर्थ होता है, हम लोग भी सुनते थे। और स्कूल जाते जाते भी हम लोग ये मुहावरा बोलते जाते थे और अपने साथियों से पूछते थे ये मुहावरा का क्या अर्थ होता है। इतना ज़्यादा उसमें मुहावरा वगैरह का प्रचलन था। आजकल वो सब टोटली खत्म हो गया। प्रारंभिक शिक्षा हमारी ब्यात का स्कूल खियाटंगल मिडिल स्कूल में हुआ। हमारे गांव से स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर। पैदल आना जाना करते थे, गर्मी हो चाहे बरसात हो, पैदल आना जाना करते थे। मिडिल पास करने के बाद हमने एडमिशन लिया जिला स्कूल चाईबासा में। और उस समय हायर सेकेंडरी स्कूल हुआ करता था। 12वीं तक हम लोग हाई स्कूल में ही पढ़ा, परीक्षा लिखा, पास किया, तो टाटा कॉलेज चाईबासा में हमने एडमिशन लिया। हम जिला स्कूल तक पहुँचे। जिला स्कूल से पास आउट होने के बाद सबूर गया था एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। वहाँ हमको नकार दिया गया है कि यहाँ जिन लोग विशुद्ध रूप से प्योरली साइंस से पास करता है उन्हीं लोगों का एडमिशन होता है।
तब हम ये टाटा कॉलेज में एडमिशन लिया और यहीं से ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन करके रांची यूनिवर्सिटी एमए में एडमिशन ले लिया था, लॉ में भी एडमिशन लिया था, लेकिन एमए और लॉ की परीक्षा हम लिख नहीं सके। हाई स्कूल में सब्जेक्ट था एग्रीकल्चर, तो हम मन किया था कि ग्रेजुएशन भी हम एग्रीकल्चर में करें। तो एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए हम गए थे बेलोर, संथाल परगना बेलोर, बेलोर में सबोर। लेकिन वहाँ हमको स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि जिन लोग एग्रीकल्चर विषय से पास करता है मैट्रिक, उन लोग का यहाँ एडमिशन नहीं होता है। जिन लोग प्योर साइंस से मैट्रिक की परीक्षा पास करता है, उन लोग का यहाँ एडमिशन होता है। तब वहाँ से निराश होकर के हम टाटा कॉलेज चाईबासा में एडमिशन लिया। ग्रेजुएशन हमने यहीं से किया, पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स किया और रांची यूनिवर्सिटी में एमए की शिक्षा प्राप्त करने के लिए एडमिशन लिया। हम वहाँ रह कर के लॉ कॉलेज में भी एडमिशन लिया। उस समय बिहार के चीफ मिनिस्टर थे, नाम भूल रहे हैं, विद्यार्थी मेरे जिगर के टुकड़े बोला करते थे। उनकी सरकार गिर गई क्योंकि विद्यार्थियों को जिगर का टुकड़ा बोला करते थे, विद्यार्थियों के बीच में बहुत ज़्यादा वह लोकप्रिय हो गया था। इसीलिए जब उनकी सरकार गिर गई तो पूरा स्टूडेंट हंगामा किया और उस हंगामा में हम अरेस्ट भी हो गया था। रांची के जेल में हमको डाला गया था। उस समय का वीसी ने प्रयास किया, वीसी का नाम भूल रहे हैं, उनके प्रयास से जेल से हम लोग को बाहर निकाल दिया गया। पैदल गए 8 या 9 किलोमीटर। वो गांव में त्योहार था, संभवतः महापर्व था। वहाँ नाचने गए थे रात में और एकदम चकाचक शर्ट पहन के गए थे। हमारे जैसा साफ सुथरा कमीज कोई पहना नहीं था। तो मेरे दिमाग में था, हम जिस लड़की को पसंद करेंगे, जिसके साथ नाचना चाहेंगे, तुरंत नाचने के लिए हाथ छोड़ दिए। हाथ छोड़कर भी शामिल होना पड़ता है। हमारे मन में यही था। वहाँ गए, देखा महिलाएं जो नाच रही थी, तो जिस लड़की को हमने पसंद किया उसके साथ नाचने के लिए हमने उसको इशारा किया, भैया चलिए हमको भी शामिल कीजिए। तो बोलने लगा नहीं, अभी तो हम भी ठीक से नाच नहीं पा रहे हैं, ठीक से हम भी ठीक से नाचना नहीं जानते। इनकार कर दिया। तब मेरा माइंड स्ट्राइक किया, जब यहाँ हमसे ज़्यादा साफ सुथरा कोई है ही नहीं, बावजूद उसके हमको इनकार कर दिया, नहीं और कभी हमको नाचने के लिए कहीं नहीं जाना है। उसके बाद से हम किसी पर्व त्यौहार में नाचने के लिए जाना छोड़ दिया। और हम वो महिला को धन्यवाद देते हैं, यदि वह इनकार नहीं करती होती और जगह भी हम नाचने के लिए जाता, आदत बन जाती और हम बर्बाद भी हो सकते थे, पढ़ाई लिखाई से दूर भाग सकते थे। उसकी इनकार करने की वजह से नाचना छोड़ दिया, पढ़ाई लिखाई में हमने ध्यान दिया। जब टाटा कॉलेज में एडमिशन लिया तो नाच गान से हम दूर थे, लेकिन जब जिला स्कूल में पढ़ते थे, हॉस्टल में हम लोग रहते थे, सप्ताह में एक ही दिन कल्चर प्रोग्राम होता था। वहाँ हम लोग बाजा बजाते थे, नाचते थे, आपस में लड़के लोग नाचते थे। तो वहाँ हम बाजा भी बजाते थे, नाचते भी थे। इसीलिए नाचने में और बाजा बजाने में महारत हमने हासिल की। जब टाटा कॉलेज में एडमिशन लिया, उस समय कौन बीसी थे, फॉरेनर थे, नाम भूल रहे हैं, वो आए थे। तो उनके समक्ष नाचा और हम ही लीड किया और वो नाच नृत्य में फर्स्ट होने का हमको सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ। दूसरी बार कोई तैराक आए थे बंगाल से, नाम भूल गए, बहुत फेमस हुआ था। तो वहाँ हम लोगों को गाना गाना था। तो वहाँ भी कुछ महिलाओं को साथ रह करके, जो अभी वाइफ हमारी है,
उनको साथ लेकर के गाने का हम लोग प्रैक्टिस किया, और वहाँ भी इतना बढ़िया हम लोग गाया कि उसमें भी वो गाना में फर्स्ट होने का सर्टिफिकेट हमको मिला है। ये जो सोशल प्रोग्राम करते करते में वाइफ के साथ नज़दीकी संबंध हो गया, मैंने प्यार में बदल गया। उसके बाद लव मैरिज कर ली, बस यही। शायद उसका पढ़ाई कहाँ पढ़ रहे थे, हम तो रांची यूनिवर्सिटी एमए में एडमिशन लिया था, उस समय लव मैरिज हो गई है। हम लोग के समाज में ज़्यादा लव मैरिज होता है और सोशल मैरिज कम। पहले तो सोशल मैरिज में दूल्हा दुल्हन को एक दूसरे से परिचय नहीं कराया जाता था, गार्जियन के चॉइस पर सोशल मैरिज होता था, और अभी गार्जियन के चॉइस पर नहीं। जिन दोनों को शादी करना है, दोनों एक दूसरे को अगर पसंद करता हो, दोनों में जान पहचान हो, तब अभी सोशल मैरिज होता है। पहले वैसा नहीं था। इसीलिए पहले हो समाज में 3-4 तरह की शादी थी। एक तो राक्षस विवाह, मान लीजिए कहीं बाजार में या पर्व में कोई लड़का किसी लड़की को पसंद किया तो अपने साथियों के साथ उसको जबरदस्ती उठा के घर ले आता था, उसको राक्षसी विवाह बोलते थे। दूसरा, कोई लड़की किसी पर्व त्योहार या किसी भी समय अगर लड़का का घर किसी काम से जाती है अपने गार्जियन लोगों के साथ या लोगों के साथ, अगर लड़का का माँ बाप या अगल बगल के लोग लड़की को पसंद कर लिए, इसको बहू बनाएंगे, तो वहाँ उसको हल्दी लेपा जाता था, हल्दी लेपन, और शादी हो जाती थी। और तीसरा प्रकार की शादी, अगर लड़की किसी लड़का को पसंद किया लेकिन लड़का उतना दिलचस्पी नहीं ले रहा है, तो लड़की उसका घर में ज़बरदस्ती जा कर के रह लेती है, ज़बरदस्ती रह जाती है। तीसरी शादी हो गई, और चौथी शादी लव मैरिज, पांचवी शादी सोशल मैरिज। अब तो बाकी 3 तरह की शादी खत्म हो गया, अब केवल 2 ही बच गया, लव मैरिज और सोशल मैरिज। संपन्न परिवार का कोई बेटा या कोई आदमी किसी गांव में पहुंचा हो, अगर लोगों को पता हो जाए ये संपन्न परिवार का है, तो आपस में बात करते, अरे वो बहुत संपन्न परिवार का आदमी है, उसको बुलाऊंगा, पानी वानी पिला दो, हंडिया भी पिला दो। इस तरह से उसको अपने से बुला करके घर में मान सम्मान देता था। ये धन संपत्ति का समय ये परंपरा रही है। बल्कि एक CAG से रिटायर किया है, सम बोईपई नाम भूल रहे हैं, AG का, वो चीफ पोस्ट से रिटायर किया है। शादी के लिए प्रस्ताव हुआ था नया गांव, दीपनी से पूर्व साइड में नया गांव, इनकार कर दिया। इतना बड़ा ऑफिसर है, उसको इनकार कर दिया। इसलिए गरीब घर से था कि अभी तो सर्विस कर रहे, ठीक है, मान लीजिए कहीं कुछ हो जाए, उस बीच में मर उड़ जाए तो खेती बाड़ी तो है ही नहीं, बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा। इसलिए उस समय शादी के समय जब घर जाते हैं, पुआल देखते हैं, पुआल से भी अंदाजा लगता है कितना इसके घर में पूरा होता है, धान होता है। या कभी कभार वो लोग पंचा देखता है, रसीद देखता है कितना पंचा देता है, उसी को शादी देता था। नौकरी चौकरी वाला को नहीं देता था। हाँ, नौकरी चौकरी वाला अगर अच्छा परिवार का है उसको दे देता। अब उल्टा हो गया है, क्योंकि अब एक तो पेंशन मिलता है नौकरी के बाद, या अनुकंपा के आधार पर वो परिवार से किसी को नौकरी मिलती है। इसलिए अभी नौकरी करने वालों को प्राथमिकता दी जाती है। इसीलिए अब थोड़ा पैसा के उन लोगों का रुझान हुआ। पहले पैसा के प्रति कोई रुझान नहीं था, इसीलिए बिजनेस में यहाँ के लोग ध्यान नहीं देते थे। लेकिन अब
मैंने पैसा की ओर रुझान हो गया है, इसीलिए गांव देहात में भी लोग अब दुकान वगैरह करने लगा है। इसलिए उम्मीद करते हैं भविष्य में यहाँ के लोग भी बिजनेस में आगे बढ़ेगा और तरक्की करेगा। राजनीति में प्रवेश करने के पहले एक बिरसा सेवा दल का गठन हम लोग यहाँ किया था। बिरसा सेवा दल के अध्यक्ष हम थे और उस समय पैसा वैसा खर्च करना नहीं पड़ता था। कहीं भी मीटिंग हम लोग बुलाते थे, एक पैसा खर्च नहीं होता था। बाज़ार में जाते थे, एक घासी होता है प्रत्येक बाज़ार में, उससे हम लोग डकरा करा देता था, मुंह से खिला के बोल देता था अमुक तिथि को अमुक जगह पे मीटिंग है, बैठक है, आप लोग आइए। और लोग अपने से आता था, पैदल आता था। उसमें गाड़ी घोड़ा तो नहीं था, पैदल आते थे और बिरसा सेवा दल की ओर से हम लोग मीटिंग किया करते थे। तो यहाँ किरी बुलो वगैरह हम लोग जाते थे बिरसा सेवा दल की ओर से, और इतनी भीड़ होती थी कि मत पूछिए। कि आजकल पॉलिटिकल पार्टी के लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें उतनी भीड़ नहीं होती है। गाड़ी घोड़ा बेचते हैं, खाना पीना की व्यवस्था करते हैं, फिर भी उतनी भीड़ नहीं होती थी। कि सामाजिक काम करते करते राजनीति में आए। राजनीति में भी कैसे हम आए, जब बागुल से मुर्गे इलेक्शन लड़ रहे थे और उस समय हम टाटा कॉलेज के विद्यार्थी थे। हम लोग को उस समय कांग्रेस से एक तरह से नफरत हो गया था, कांग्रेस का कार्यकलाप को देख करके हम तो भूल गए हैं। लेकिन कांग्रेस से उस समय की विद्यार्थी नफरत हो गया था। तो मेरे नेतृत्व में हम लोग साइकिल में निकले बागुन बाबू के समर्थन में। बागुन बाबू से हम लोग की बात नहीं हुई, लेकिन अपने से सुरक्षा से स्टूडेंट का ग्रुप लेकर के हम चल दिया, बाजार बाजार घूमा, बागुन बाबू के फेवर में प्रचार किया कि और बाकी दूसरे पार्टी को बाजार से हम लोग दौड़ा के भगा देता था। यहाँ झारखंड पार्टी को छोड़ करके किसी दूसरी पार्टी को यहाँ के बाजार में प्रचार करने का कोई अधिकार नहीं है, हम लोग भगाते थे। उसमें हम लोग के पीछे पुलिस भी पड़ गई थी, लेकिन हम लोग को गिरफ्तार नहीं कर सका। जब बागुन बाबू जीत गया तो एक दिन मेरे यहाँ गाड़ी भेज दिया टाटा कॉलेज हॉस्टल में हम रहा करते थे। जीत गया कि चंपिया हमको इतना मदद किया, कौन है चंपिया को हम देखें, ये सोच कर गाड़ी मेरे यहाँ टाटा कॉलेज हॉस्टल भेज दिया। हम आए तो बागुन बाबू हमारा बहुत ज़्यादा बढ़िया से हमारा तारीफ किया, बड़ाई किया। तब बागुन बाबू के संपर्क हम आए। बागुन बाबू के संपर्क के आने के बाद हमारे दिमाग में राजनीति प्रवेश किया। पहले राजनीति नहीं था। तो सबसे पहले हमने इलेक्शन लड़ा पार्लियामेंट का। तो जिस बागुन बाबू को हमने जिताया वही मेरे खिलाफ में एमपी में कैंडिडेट को दे दिया। समपूर्ति है, इधर का नाम भूल गए हैं, अपडेट कर दिया है, उसको खड़ा कर दिया और हम इंडिपेंडेंट पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ा। मेरे पास कुछ पैसा नहीं था, चुनाव लड़ा, आखिरी में वो जीत गया। शुरू में हमें लीड करते आया। इधर सरायकेला जिला का जब काउंटिंग हुआ वहाँ लीड किया, नहीं तो इतना नर्वस आ गया था कि हम लोग हार रहे हैं। तो आखिरी काउंटिंग में वो जीत गया। तब 1972 में हम इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा और हमारा सिंबल था घोड़ा छाप। मात्र हमने 1000 रुपया खर्च किया इलेक्शन में। कोक्चो से 2 साइकिल भाड़ा में लिया, मेरे साथ और एक आदमी था। निकला यहाँ से और नाम भूल रहे हैं, चंडीगढ़ बेनीसागर जो उड़ीसा बॉर्डर में है। यहाँ से निकला 4 ब्लॉक को कवर करते हुए तापनगर, मंझारी, कुमारडोंगी, मझगांव। वहाँ पहुँचने में 1 सप्ताह लगा और जहाँ रात होती थी उसी गांव में रात्रि निवास करते थे, खाना भी लोग खिलाते थे। फिर वहाँ से चाईबासा आने में 1 सप्ताह लगा। ये 2 सप्ताह हमने इलेक्शन का कैंपेन किया साइकिल से। उसके बाद जब काउंटिंग हुआ हम जीत गया, तो बड़ा अच्छा भी हुआ। उस समय कांग्रेस से इलेक्शन लड़ा था विद्यासागर पिंगुआ, वकील थे।
उन्होंने पैसा खर्च किया, बूथ में पैसा भी बांटा, पोलिंग एजेंट वगैरह बहाल किया। हम तो वोटर लिस्ट भी नहीं बन सका, पोलिंग एजेंट भी बहाल नहीं किया, लेकिन जीत गया। तो हमको बड़ा आश्चर्य हुआ, जिसने पैसा खर्च किया वह नहीं जीता, बिना पैसा का हम जीत गए। तो मेरा माइंड स्ट्राइक के इसका मतलब पब्लिक का विश्वास हम पर ज़बरदस्त है। अब मेरा भी फर्ज बनता है पब्लिक का विश्वास के साथ विश्वासघात नहीं करना, और यही हमको आखिरी तक मार्गदर्शन का काम किया है। इसीलिए हम बड़ा बड़ा पोस्ट में भी रहे हैं, हमको कभी पैसा का प्रलोभन हुआ ही नहीं। पैसा की राजनीति हमने कभी नहीं किया, किसी से एक पैसा नहीं लिया, और हम राजनीति में पार्टी के आधार पर नहीं करते थे। जो भी आते थे हम सबको मदद करते थे। सोचा कि हम तो उस क्षेत्र के प्रतिनिधि एमएलए हैं, उस क्षेत्र की जो भी समस्या है, जिसका भी हो, मेरे सामने आएगा मदद के लिए, तो हमको मदद करना है, हम देखते थे। और जीतने के बाद भी हम लोग को उस समय तनख्वाह मिलता था 450, और जीतने के बाद 1.5 साल या 2 साल तक हम साइकिल में ही एरिया का मूवमेंट किया, घूमा। मैंने अपने क्षेत्र का एमएलए बनने के बाद भी साइकिल से मूवमेंट करता था। मेरे साथ 3-4 आदमी और साइकिल में जाता था। कई मीटिंग वगैरह होती थी, साइकिल में जाते थे, मीटिंग एड्रेस करते थे। 1.5 या 2 साल बाद हम सेकेंड हैंड बुलेट खरीदा। बाद में बुलेट से हमने घूमना शुरू किया। तो आजकल के एमएलए लोग अब उसके सामने बोलिएगा भी तो एक शब्द आपके लिए नहीं बोलेगा, आपने से तो पढ़ेगा नहीं। सामाजिक की ज़रूरत क्या है, ये कभी चिंतन मनन करेगा नहीं, समाज के प्रति कोई कमिटमेंट नहीं है। समाज से वोट लेते हैं, लेकिन यहाँ के समाज के बारे में, यहाँ के समाज का शोषण हो रहा है, यहाँ के लिए जो कानून बना है उसका वायलेशन हो रहा है, वो कभी कुछ बोलता नहीं। मोटा मोटी 20 साल तक लगातार राजनीति में रहे, और हमेशा प्रोटोकॉल में मिनिस्टर, डिप्टी का, जिला परिषद के अध्यक्ष वगैरह रहे हैं। बावजूद उसके हम गाड़ी नहीं खरीद सके। और आजकल एमएलए बनने के पहले लोगों के पास गाड़ी होती है, और एक बार एमएलए बनने का मतलब, आज का एमएलए अगर 5 साल एक बार एमएलए होता है, करोड़पति बनता है। और हम लोग 20 साल की राजनीति करने में भी लाखपति तो छोड़ दी, क्योंकि बिना पैसा का चुनाव हमने जीता। इसीलिए हमारा माइंड स्ट्राइक किया कि पब्लिक का विश्वास के साथ हमको विश्वासघात नहीं करना। इसीलिए जहाँ भी भिड़ने का होता था, जो भी समस्या मेरे पास लोग लाते थे, हम भिड़ते थे, और उन लोगों को भी साथ में लेके जाते थे। रिक्शा में बैठने का होता है, रिक्शा भी का भाड़ा भी हम उठाते थे। जिनका काम से जाते थे उनसे ही हम नहीं कहते थे कि रिक्शा का भाड़ा दो, हमें रिक्शा का भाड़ा भी और भिड़ते थे, और भिड़ने से काम भी होता है। हम लोग के समय में पब्लिक कभी अपना गिरबान सिसको रखता नहीं था। अपने सोच करके, समझ करके क्या ज़रूरत है क्षेत्र में, उसके अनुरूप हम लोग बात रखते थे। जैसे हमारे समय में 1 इंच पक्की सड़क मझगांव क्षेत्र में नहीं था। हटगमरिया से मझगांव, चाईबासा से भरभरिया, मंझारी, ये रोड को हमने सेक्शन करवाया। उस समय प्रोजेक्ट स्कूल हुआ करता था, प्रोजेक्ट स्कूल सरकार ने कर दिया। शिक्षकों की नियुक्ति प्रोजेक्ट स्कूल के लिए जो गवर्निंग बॉडी बनी थी, गवर्निंग बॉडी ने शिक्षकों की नियुक्ति किया। नियुक्ति तो कर दिया, लेकिन शिक्षकों की सेवा को सरकार रेगुलराइज नहीं कर रही थी। उस समय हमारे यहाँ से कोलान से भी बहुत सारे शिक्षक गए हुए थे प्राइवेट स्कूल के, पटना में धरना प्रदर्शन के लिए। जब धरना प्रदर्शन उन लोग कर रहे थे, उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था। उसके बाद सेशन हुआ तो हम गए,
हमारे क्षेत्र के शिक्षक लोग गिरफ्तार हैं। इसीलिए हम उन लोगों की गिरफ्तारी के विरोध में हाउस के फ्लोर पर बैठ गया धरना पर। किसी एमएलए से डिस्कशन नहीं हुआ, क्योंकि सभी एमएलए के कंस्टिट्यूंसी में प्राइवेट स्कूल है और स्कूल में कार्यरत शिक्षकों के साथ वही समस्या है जो हर स्कूल के साथ समस्या है शिक्षकों के साथ। तो बिन बोले हम जब धरना पर फ्लोर पर बैठ गए, उन लोग बिन बोले मेरे पीछे आकर के हर एमएलए मेरे पीछे बैठ गया। और उस समय क्या दुबे, नाम भूल गए, मुख्यमंत्री थे, वो अपने चैम्बर में थे। जब चैम्बर में थे, वहाँ तो लगा हुआ है ना अपने चैम्बर में, तो उस समय ये टीवी तो नहीं था, क्या रिकॉर्डिंग लगा हुआ था, अल्लाह गुल्ला सुना तो चला आया बिंदेश्वरी दुबे मुख्यमंत्री। तो हमसे बोला चमटिया उठो, हमला नहीं उठेंगे जब तक हम लोग की समस्या का समाधान नहीं होगा। बोला ठीक है, चलो जितने शिक्षक अभी कार्यरत हैं सबकी सेवा को हम भी नियमित करते हैं, रेगुलर करते हैं। तब हम लोग उठा, क्योंकि बिना पैसा काम जीते। इसलिए मेरा जो माइंड स्ट्राइक किया कि हम पर इतना पब्लिक विश्वास किया, तो पब्लिक का विश्वास के साथ हमको कभी विश्वासघात नहीं करना चाहिए। इसलिए हम तो हमेशा प्रोटोकॉल में रहे हैं। और प्रखंड के प्रमुख, जिला परिषद के अध्यक्ष, 2 बार मिनिस्टर, 1 बार डिप्टी स्पीकर, 20 साल तक लगातार राजनीति में रहने के बावजूद भी हम अपने लिए गाड़ी नहीं खरीद सके, क्योंकि सरकारी गाड़ी मेरे पास हुआ करती थी। लेकिन जब 1995 में चुनाव हम हारा, और चुनाव भी कैसा हारा उसको भी थोड़ा सा हम बता दें। जब हम डिप्टी स्पीकर थे और जैक का बिल को हाउस में रखवाने के लिए जो एमएलए लोगों से हम अपने विरोध में हाउस में धरना प्रदर्शन उन लोगों को कराया, ये अपने विरोध में हाउस के फ्लोर पे एमएलए को धरना प्रदर्शन कराने के 2 सप्ताह बाद हम कोमाडूंगी गए थे अपने निर्वाचन क्षेत्र। वहाँ एक क्या मायाधर बेरा, बहुत पुराना कांग्रेसी है, उनसे भेंट हुई, चाय हम लोग पी रहा था, तो हम इस बात की चर्चा की। हमने ऐसा किया, अपने खिलाफ में मेरे लोगों को बैठाया जैक का बिल को पारित कराने के लिए। तो उन्होंने कहा मोटा सर, वो मेरा पीएस था वहाँ का, कोमाडूंगी का, वो प्रमुख भी थे। मोटा सरदार सिंह के साथ तो हम लोग यहाँ सुबह शाम चाय पीते हैं, लेकिन गलती से बताया भी नहीं। तो हमको गुस्सा आया, जिसको रखे इतना बड़ा पोस्ट में, गेटेड पोस्ट में, जब किसी को बताएगा ही नहीं हम क्या काम करते हैं, तो उनको पीएस रखने से क्या फ़ायदा है। हमने उसको पीएस पद से हटा दिया। 8 महीने बाद इलेक्शन हुआ, वो मेरे ही खिलाफ में खड़ा हो गया जेएमएम से, और 10-11 हज़ार वोट हमारा काट दिया, और हम 500 वोट से आ गए। मैंने ये समझ लीजिए कि सोशल वर्क करना भी कभी कभार आत्मघाती स्टेप हो जाता है। और हम गाड़ी खरीदे हैं 1995 में चुनाव हारने के 5 साल बाद, 2000 में, वो भी पंप के बलबूते। अगर पेट्रोल पंप नहीं होता तो शायद चुनाव हारने के 5 साल बाद भी हम गाड़ी नहीं खरीद सकते। ये बैंक ऑफ बड़ौदा से हमने फाइनेंस कराया, दिया, गाड़ी खरीदा, तब से अभी हम मेरे पास गाड़ी है। हम मीडिया में नहीं जाते, ये जितना हम काम कर, जैसे अभी मुख्यमंत्री से हम लोग बात किया, हम किसी मीडिया को शेयर नहीं किया। लोग काम भी नहीं भी करते हैं तो तुरंत मीडिया में जाते हैं। मीडिया में इसलिए नहीं जाते हैं, मीडिया को बोलिएगा समय समय पर आपसे डिमांड करता है, 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, और पेपर में कुछ दीजिए। अब हमारे कमाइयाँ नहीं है, और जिन लोग 2 नंबर के कमाई है उन लोगों के लिए कुछ चिंता की बात नहीं है। चुनाव में हमने आज तक पैसा कलेक्शन किसी से नहीं लिया, 1 पैसा नहीं। बल्कि पार्टी की ओर से जो फंड मिलता है वो भी पूरा खर्चा नहीं हो पाता है। बाद में तो फंड मिलने लगा ना,
एक बार सीता बाबू जबरदस्ती हमको थमा दिया। सीता बाबू से बहुत दोस्ती थी, सीता बाबू को जानेंगे ना, तो नगर पिता उसको बोला जाता है, बहुत लोकप्रिय आदमी, हर किसी का घर जाते हैं, गरीब से गरीब घर भी जाते, यहाँ भी 2-3 बार आए मेरे यहाँ। तो चुनाव के समय किसी बात को लेकर के हम उसके पास गए, बिन मांगे हमको 5,000 रुपया थमा दिए। नहीं नहीं हमको नहीं दे, नहीं हम चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव में पैसा खर्च होता है, इसे जबरदस्ती हमको एक बार 5,000 थमाए, बस बिन मांगे एक बार 5,000 हमको मिला है। आज़ादी के तुरंत बाद चुनाव के समय गांव के मुंडा मंत्री परंपरागत संस्था वाले घर घर से 1 मूठा चावल और 4 आना पैसा कलेक्शन करते थे, और वो कलेक्टेड मनी और चावल से जिस दिन वोटिंग होता है उस दिन हंडिया लोग बनाते थे। जितने लोग वोट डालने आते थे उन लोग भी हंडिया पी के वापस जाते थे, और बूथ में जिन लोग काम करते थे उन लोगों के लिए नाश्ता पानी की व्यवस्था विचाराना करके जो घर घर से कलेक्शन होता है उसे नाश्ता पानी की व्यवस्था हो जाती। इसलिए उसमें बहुत विशाल संख्या में लोग वोट देने आते थे, और उस समय इलेक्शन को वोट पर्व के रूप में यहाँ लोग प्रचलित किया था। जब से यहाँ पैसा की राजनीति का प्रवेश हुआ है, अब लोग व्यक्ति के प्रतिभा, व्यक्ति के गुण को नहीं देखते। जो आदमी ज़्यादा खिलाता पिलाता है उसी को लोग जोग्स मानते हैं, उसी को सबसे अच्छा मानते हैं, और सबसे ज़्यादा वोट वही खींच के ले जाते हैं। इसीलिए आजकल सही आदमी नहीं जीत रहे हैं। जो समाज के प्रति समर्पित है, समाज के बारे में सोचते हैं, वैसे लोग अभी नहीं जीत रहे हैं, बल्कि जिन लोग दलाली करते हैं दूसरों की, वैसे लोग ही आजकल जीत रहे हैं। चूँकि चुनाव के पैसा खर्च होता है, तो चुनाव के समय में पूंजीपतियों से पैसा चंदा के रूप में ले लेते हैं, और जिन लोगों से पैसा चंदा लेकर के चुनाव जीतते हैं, चुनाव जीतने के बाद जिन लोगों से पैसा लिए हैं चंदा, उन लोगों का ज़्यादा तराशाली करते हैं, समाज के बारे में बोलते ही नहीं। मतलब आज की राजनीति कॉमर्शियलाइज्ड हो गई है। पहले की राजनीति जनमत से संबंधित, जनता के लिए पहले की राजनीति थी। आज जनता के लिए राजनीति नहीं है, समाज के लिए राजनीति नहीं। आज की राजनीति अपने लिए, स्वार्थ की राजनीति, यही फर्क है। पैसा खर्च नहीं करेगा वो जीतेगा नहीं। अच्छा, अब एमएलए पार्लियामेंट इलेक्शन की बात छोड़ दी, असेंबली पार्लियामेंट की इलेक्शन छोड़ दी, अभी तो मुखिया इलेक्शन में भी चीज़ हो गई है। मुखिया इलेक्शन में काफ़ी लोग पैसा खर्च करते हैं। उसके बाद मुखिया जो गांव के विकास के नाम पर, पंचायत के विकास के नाम पर जो फंड आता है उसका भी मिसयूज हो रहा है। इसीलिए जैसा विकास यहाँ होना चाहिए वैसा विकास नहीं हो रहा है। यही जो समाज के लिए घातक भी कह सकते हैं। जब तक आदिवासी इलाका में बाहरी लोगों का आगमन नहीं हुआ था, तब तक यहाँ के लोग समाज के प्रति कमिटेड थे। समाज को ही सर्वे सर्वा समझता था, और समाज के लिए सर्वस्व निछावर करने के लिए तैयार होता था। समाज के नाम पर अपने को बलि करने से भी लोग हिचकता नहीं था। लेकिन जैसे जैसे बाहरी लोगों का यहाँ प्रवेश हुआ, बाहरी लोगों के संपर्क में लोग आए, वैसे वैसे यहाँ के लोगों की मानसिकता में परिवर्तन आया। यहाँ के लोग बहुत सीधे साधे हैं, सरल स्वभाव के हैं, नैतिकता है, चरित्र है, झूठ नहीं बोलते हैं। यहाँ चोरी चमारी क्राइम नाम की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन बाहरी लोगों के संपर्क में आने के बाद, चूँकि यहाँ की सबसे बुरी आदत है पेय पदार्थ, हंडिया पीना। पहले यहाँ के लोग हंडिया पीते थे काम करने के लिए, नशा होने के लिए नहीं पीते थे। लेकिन अब बाहरी लोगों के संपर्क में आने के बाद यहाँ के लोगों को बरगलाने के लिए
या अपने पक्ष में करने के लिए हंडिया दारू पिलाना शुरू कर दिया, मांस मछली खिलाना शुरू कर दिया और ज़रूरत पड़ने पर कुछ पैसा भी देना शुरू कर दिया। और जिधर से खान पान मिलता है उस ओर यहाँ के लोग सीधे साधे हैं, बहुत जल्दी उस ओर लोग भटक जाते हैं। और यहीं से यहाँ के समाज में एक परिवर्तन आया, यहाँ की नैतिकता खत्म हो गई, चरित्र खत्म हो गया। इसलिए अभी यहाँ की राजनीति पैसा और हंडिया दारू की हो गई है। हम तो अपने गांव में राष्ट्रीय मीटिंग की है, माघे पर्व होने के पहले औरत मर्द को बुलाया। हम लोग टाउन में जाते हैं, पर्व त्यौहार होता है और दीपावली में, रामनवमी में और जो त्यौहार होता है उसमें हम देहात के लोग वहाँ जाते हैं और भीड़ लगा देते हैं। टाउन की महिलाएं कहाँ निकलती, और हम लोग के जाने से, भीड़ लगने से वो लोग मैंने गर्व महसूस करता है कि हम लोग का त्यौहार में इतना लोग आया, हम लोग जाएंगे। और वो लोग गौरवान्वित होता है। और हम लोग का अपने गांव का त्यौहार में घर घर से क्यों नहीं निकलेंगे, इस साल निकलना है और उस दिन हम भी रहेंगे। तो घर घर से निकला और खुशी से हम भी इतना ज़्यादा भर गया कि जहाँ अखाड़ा था वहाँ नगाड़ा लिया, नगाड़ा हम कितना शुरू कर दिया और लोगों में बहुत ज़्यादा जोश आया। उसके बाद बहन के घर में नाच हो रही थी, वहाँ नाचा भी। तो वीडियो लोग बनाया था, हो सकता है डिलीट हो गया, नहीं तो आपको दिखा देते। इस तरह से हम गांव के लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। अब एमएलए एमपी से हम लोग का उधार कल्याण नहीं होगा, क्योंकि हम लोग के बारे में नहीं वो लोग बोलते हैं। मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। हम 19 जनवरी को पलामू गया था, यूपी बॉर्डर, जगह का नाम हम भूल रहे हैं। तो हम एक से एमएलए परिषद के जनरल सेक्रेटरी का निधन हो गया। उनका क्या बोलते हैं, भोज था, श्राद्ध था, उसमें हम गए थे। वहाँ यूपी बॉर्डर था, तो पलामू को हमने देखा, वहाँ भी कहा वहाँ केवल एक फंड उन लोगों को है जो जनरल बजट है झारखंड का। उस जनरल बजट का एक ही फंड, बजट का फंड से वहाँ लोग इतना अच्छा विकास किया। रोड भी इतना सुंदर बना हुआ है, रोड कहीं उखड़ा हुआ नहीं है, कहीं भी किसी भी रोड में चलेगा तो स्मूथ रनिंग है गाड़ी का। और हम लोग का शेड्यूल एरिया अभी 3 तरह का फंड है। एक तो सेंट्रल से आर्टिकल 275 के तहत सेंट्रल के संचित निधि से सीधे फंड आता है। उसके पीछे मकसद क्या है कि शेड्यूल एरिया को राज्य के दूसरे विकसित एरिया के समकक्ष लाने के लिए केंद्र के संचित निधि से सीधा शेड्यूल एरिया को पैसा आता है, अरबों रुपया आता है, एक फंड होता है। दूसरा, अभी हम लोग का अलग से बजट बन गया, ट्राइबल सब प्लान, दूसरा फंड है हम लोग का ये। तीसरा फंड है डीएमटी, वो अरबों रुपया में है, ये केवल शेड्यूल एरिया में खर्च करने का है। इतना सारा फंड होने के बावजूद हम लोगों के ना रोड का ठिकाना है, ना स्कूल का ठिकाना, ना हेल्थ सेंटर का ठिकाना, ये फंड जा कहाँ रहा है? इस बारे में हम लोग का एमएलए एमपी क्यों नहीं आवाज़ उठाते? और आज का हम लोग का एमएलए एमपी सब बिके हुए हैं। क्यों बिके हुए हैं? हम लोग के समय में रोड में जो एस्टीमेट बना हुआ है उसके अनुरूप अगर काम नहीं हो रहा है हम लोग इंक्वायरी करा देते हैं। लेकिन आजकल का एमएलए एमपी किसी भी स्कीम का इंक्वायरी नहीं कराते। क्यों? बिन मांगे उन लोगों को कमीशन मिलता है। उन लोगों को जो अपने फंड दे दिया सालाना 5 करोड़, और उससे वो कमीशन बेसिस पर ठेका देते हैं। बाकी जो सरकारी योजनाएं हैं
डीएमटी फंड का या ट्रैवल सप्लायर का, ये आजकल के एमएलए एमपी उन्हीं लोगों को रिकमेंड करते हैं जो कमीशन देता है, और हम लोग का आदमी को कभी रिकमेंड नहीं करेगा, इसीलिए हम लोग का आदमी तो कमीशन देगा नहीं। इसीलिए सारा पैसा बंदर बाट में जा रहा है, जिसके चलते जो विकास होना चाहिए हम लोग का विकास नहीं हो रहा। अब डीएमटी फंड के बारे में स्पष्ट लिखा है, उसका जो गाइडलाइन है, एक्ट है, डीएमटी फंड तो माइंस का पैसा है। ये समता जजमेंट का फैसला के बाद डीएमटी फंड बना है। उसमें जो स्पष्ट लिखा है या नियमावली में डीएमटी फंड से संबंधित कि माइन से डायरेक्ट अफेक्टेड एरिया में 60%, इनडायरेक्ट अफेक्टेड एरिया में 40% खर्च करना है, और जो भी फंड 60-40% खर्च होगा उस जगह की ग्राम सभा से सहमति लेने के बाद, ग्राम सभा की सहमति या ग्राम सभा द्वारा चयनित योजनाओं को ही लेना है। तो ये माइन से अफेक्टेड एरिया में ज़्यादा पैसा खर्च नहीं हो रहा है, सब टाउन एरिया में खर्च हो रहा है। अब वो ट्रैवल सप्लायर का भी टाउन एरिया में खर्च हो रहा है, डीएमटी फंड का भी वही खर्च हो रहा है। उसमें और लिखा है कि प्रति वर्ष डीएमटी फंड कहाँ कहाँ खर्च हुआ है, कितना विकास हुआ है, डीएमटी फंड में अभी कितना पैसा बचा हुआ है, और बचा हुआ राशि को अगला किस मद में खर्च किया जाएगा, उससे संबंधित प्रतिवेदन प्रत्येक साल असेंबली के फ्लोर में रखना है। अब तक फ्लोर में रखा भी नहीं रहा है, कोई एमएलए भी बोलता नहीं। तो एक दिन डीडीसी से हम बात करने गया था, यह इतना फंड रहने के बावजूद भी हम लोग क्यों इतना पिछड़े हुए हैं, क्यों नहीं विकास हो रहा है। उन्होंने हमको स्पष्ट शब्दों में कहा, देखिए हमारा कोई दोष नहीं, आपके जनप्रतिनिधियों का दोष है, हम लोग को उन लोगों के अनुसार काम बांटना होता है। तो इसलिए आज की राजनीति पैसा की राजनीति है, आज की राजनीति कॉमर्शियलाइज्ड हो गई है, जन इससे आज की राजनीति संबंध नहीं है। इसीलिए अब पब्लिक को ही खड़ा करना है, पब्लिक के द्वारा ही जगह जगह धरना प्रदर्शन कराना है, और एमएलए एमपी लोगों का काला चिट्टा भी खोलना है, तभी शायद हम लोग कुछ कर सकें। जानकारी के अभाव में लोग खड़े नहीं हो पाते, संगठित नहीं हो पाते। जब 72 में नया एमएलए थे, उस समय हमको उतना आइडिया नहीं था। केदार पांडे मुख्यमंत्री हुआ करते थे, इंडिपेंडेंट हम चुनाव जीते थे, बिल्कुल नया था। उन्होंने एक प्रस्ताव लाया मुंडा मानकी प्रथा को ख़त्म करने का। उनका प्रस्ताव 2 था। नंबर 1 कि मुंडा मानकी को मालगुजारी का 16% कमीशन देना होता है, और जिसके चलते सरकार को रेवेन्यू में घाटा होता है। अगर मुंडा मानकी पद्धति को ख़त्म कर देंगे, 16% जो मुंडा मानकी को जाता है वो सरकार का रेवेन्यू खजाना में आएगा। नंबर 1। नंबर 2, मुंडा मानकी प्रति जमीन का मालगुजारी प्लेन पेपर में काटता है, सरकारी खजाना में जमा नहीं करता है। अगर मुंडा मानकी पद्धति को ख़त्म कर देंगे तो प्रति जमीन का मालगुजारी भी सरकारी खजाना में आएगा। ये 2 प्रकार। हम तो जब भी टॉप लेवल मीटिंग होती है होमवर्क करके जाते हैं, तो पूरा अपना हिसाब किताब किया। एक के गांव का एवरेज मालगुजारी, उस समय तो मालगुजारी भी कम था 72 में, एवरेज मालगुजारी बैठा दिया प्रत्येक गांव का 200। तो 16% के हिसाब से मुंडा मानकी को 200 का 32 रुपया कमीशन में देना है, और 8 आना बैठा दिया प्रति जमीन का मालगुजारी। तो 32 और 8 40 रुपया साल में मुंडा मानकी को कमीशन देना होता है 200 में। फिर सरकारी कर्मचारी का भी हमने वर्कआउट किया, तनख्वाह मिलता है, उस समय उन लोगों का भी तनख्वाह कम था, और मालगुजारी वसूल करने जाएगा तो टीए तो लेगा,
तो साल में एक सरकारी कर्मचारी को 25-26 हज़ार देना होता है तनख्वाह और टीए मिला करके। तब एक पॉइंट को हमने वहाँ रखा कि इन लोगों को साल में 40 रुपया देंगे मलगुजारी का कमीशन के रूप में, क्योंकि इन लोगों को हटा देंगे तो सरकारी कर्मचारी से मलगुजारी वसूल कराएंगे। तो एक सरकारी कर्मचारी को साल में आप 25 से 26 हज़ार देंगे। अब कौन सा अमाउंट बड़ा है, 40 रुपया या 25-26 हज़ार? आपको 40 रुपये में घाटा नज़र आता है, 25-26 हज़ार में घाटा नज़र नहीं आता है। नंबर तो अब कार्य क्षमता, वर्क एफिशिएंसी को देखें। मुंडा मान की अगर अपने गांव के ढकुआ से गांव में डिंडोरा करा देगा, अमुक तिथि को मलगुजारी लिया जाएगा, गांव के सारे किसान घर का काम धाम छोड़ करके मलगुजारी देने के लिए मानकी और मुंडा के आंगन में लाइन लगा करके बैठ जाता है। एक दिन में गांव का मलगुजारी मुंडा आपको वसूल करके देता है। ये कार्य क्षमता है 40 रुपये कमीशन का। और जिसको 25-26 हज़ार आप दीजिएगा, साल में भी आपको मलगुजारी वसूल करके नहीं दे सकते। आपको क्या चाहिए, घाटा चाहिए या कार्य क्षमता चाहिए? सरकार निरुत्तर हो गया। तो हमको सेठ हेमरम संथाल परगना का वो मदद किया, खड़ा हो गया, उठ करके हमारी बातों को समर्थन किया। क्योंकि जो बोल रहा है हम उसका समर्थन करते हैं। मुंडा मन की पद्धति रहना चाहिए। सरकार हमारा पॉइंट को नहीं कर सका, मुंडा मन की बच गया, अभी भी उड़ गया। एक आखिरी और देखिए, मुंडा मन की तो हमसे नहीं बोला था हमको बचाइए, लेकिन यहाँ की आवश्यकता के अनुरूप हमने वो किया। विल्किंसन रूल पे संशोधन के लिए डिपार्टमेंटल कमेटी बनी थी और यहाँ से डिपार्टमेंटल कमेटी में 3 को सदस्य रखा गया, हमको और क्या अंकुरा हो दोराय गुरु और राजेश मुरुई, 3 को डिपार्टमेंटल कमेटी में सदस्य रखा गया। तीसरी या चौथी मीटिंग हुई, विल्किंसन रूल तब तक हमने पढ़ा नहीं था। असेंबली से विल्किंसन रूल लिया, तो विल्किंसन रूल का स्टडी हमने किया। उसके बाद संविधान का आर्टिकल 13 को हमने पढ़ा। आर्टिकल 13 में रूल्स रेगुलेशन, इसको विधि का बल प्राप्त है। उसमें रूढ़ी प्रथा भी है, रूल्स रेगुलेशन रूढ़ी प्रथा, तो विधि का बल प्राप्त है। अंडर आर्टिकल 368 संसद द्वारा संविधान में किया गया संशोधन भी आर्टिकल 13 को प्रभावित नहीं कर सकता। हम उसको पढ़ के सुना दिया। बोले जब पार्लियामेंट इसको आसानी से छेड़ नहीं सकता, आप स्टेट वाले कैसे छेड़ दें? सब निरुत्तर हो गया। मंत्री भी, उसमें LRC लैंड रिफॉर्म कमिश्नर हुआ करता था, आजकल तो प्रधान सचिव कहलाते हैं, वो साउथ इंडियन था। जब ये बात हम बोल दिया सब चुप हो गया। तब LRC साउथ इंडियन ऑफिसर हमसे कहा, लेकिन बागुन बाबू ने तो संशोधन के लिए लिखा है। हम बोला फिर बागुन बाबू की कॉपी आप ही हम लोग को दी, आप ही हम लोग को मिसगाइड कर रहे हैं। बागुन बाबू संशोधन के लिए कहाँ लिखा है? बागुन बाबू तो 2 पॉइंट लिखा है। नंबर 1 कि विल्किंसन रूल आउटडेटेड हो गया और उसका ओरिजिनल कॉपी मिलता भी नहीं है, इसीलिए विल्किंसन रूल को ख़त्म करके CPC लागू किया जाए, सिविल प्रोसीजर कोड लागू किया जाए। 1 नंबर बागुन बाबू का है। दूसरा नंबर बागुन बाबू का पॉइंट कि विल्किंसन रूल के चलते हम लोग का केस कोर्ट में वकील लोग लड़ नहीं पाते हैं और वकील लोगों के द्वारा लड़े नहीं जाने की वजह से हम लोग को जस्टिस नहीं मिलता। अगर विल्किंसन रूल को ख़त्म कर देंगे, CPC लागू करेंगे, तो हम लोग का केस वकील लोग लड़ेगा, हम लोग को जस्टिस मिलेगा। बागुन बाबू 2 पॉइंट का लिखे हैं, संशोधन के लिए कहाँ लिखे हैं, बेचारा उसका वो चौथा हो गया। फिर हमको मजाक सूझा, हमने कहा देखिए हम BA पास ग्रेजुएट हैं, बागुन बाबू जितना सुंदर ढंग से इंग्लिश में लिखा है, ग्रेजुएशन होने के बाद भी हम उतना सुंदर ढंग से लिख नहीं सकते। और सब जानते हैं बागुन बाबू को 1 सेंटेंस इंग्लिश बोलने नहीं आता है। इतना सुंदर ढंग से कैसे लिखा है बागुन बाबू 3-4 पेज? ये बागुन बाबू नहीं लिखा है, किसी का डिक्टेशन है। हम लोग डिक्टेशन को नहीं मानते। ठाका मार के हर कोई हंस दिया।
उसके बाद विल्किंसन रूल संशोधन भी नहीं हुआ, कमेटी भी डिसॉल्व हो गया है। हम अपने से काम करते हैं। जैसे उदाहरण आप दें, ये हो भाषा के लिए लाखोपुद्रा वाराणसी का आविष्कार किया है। उसमें लाखोपुद्रा गुरु से 2 आदमी, एक MP भी था, एक MLA भी था, लेकिन ये लोग कभी वाराणसी का रिकॉग्निशन के बारे में बोला भी नहीं। हमको वाराणसी वाले कभी बोले नहीं हम लोग को वाराणसी का रिकॉग्निशन करेंगे, लेकिन समाज की आवश्यकता हमने समझी। TSC के तब तक हम MLA नहीं रहे। झारखंड बनने के बाद यहाँ TSC, पहला जो TSC हुआ उसके सदस्य हमको बनाया गया, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। तो उसी में इस बात को हमने उठाया, तो TSC ने वाराणसी को रिकॉग्निशन दिया। फिर बात यह हुआ कि ठीक है, लिपि का रिकॉग्निशन हम लोग किए हैं, लेकिन वाराणसी में टेक्स्ट बुक तो हम लोग लिखते हैं, तो टेक्स्ट बुक भी हमने लिखवाया 1 से 5 वर्ग तक वाराणसी में, और सरकार रकम से उसका प्रिंटिंग भी हुआ, इसको बांटा भी गया। तो 72 में हम इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा, और 80 में हम कांग्रेस ज्वाइन किया। जब राहुल गांधी का भाई जो प्लेन में क्रैश में डेथ किया, संजय गांधी आए थे हाटगमरिया, वहीं कोई कांग्रेस के लोग आया, हमारा मूवमेंट, हमारा मेहनत, उसको देख करके कांग्रेस के लोग आए कि आप कांग्रेस ज्वाइन कीजिए। फिर अपने लोगों से हमने कंसल्ट किया, सबकी सहमति बनी, आप कांग्रेस ज्वाइन कीजिए। तब हाटगमरिया में हम कांग्रेस ज्वाइन किया। तो 80 का इलेक्शन कांग्रेस से हमने लड़ाए, जीता, और उस समय हम बुरशट और फुल पैंट पहनते थे। तो जिस समय टिकट हमको मिला, पार्टी की ओर से फंडिंग के लिए पटना बुलाया गया था। हम बुरशट और फुल पैंट में गया, तो जो दिल्ली से आया, हमसे उन्होंने कहा, आप ये फुल पैंट और बुरशट पहनते हैं, कैसे आपको पब्लिक रिकॉग्नाइज करता है? अब रिकॉग्नाइज करता तभी तो हम एक बार इलेक्शन जीता है। नहीं हुआ, उसमें भी हम जीता। और जो फंड मिलता था पार्टी की ओर से, हमारा पूरा खर्चा नहीं होता था, बच जाता था, इसीलिए कहीं हाथ फैलाने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी, किसी से चंदा लेने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। और जब कांग्रेस से हम जीत गया, तो सेक्रेटरिएट वगैरह जाते थे, गेट में पुलिस हमको रोकता था, कार्ड मांगता था, आई कार्ड दिखाता था। हम जब बोलते थे MLA, तो विश्वास नहीं करता था, क्योंकि बुरशट और फुल पैंट में होते थे और जवान थे, विश्वास नहीं करता, तो आई कार्ड दिखा। अब पटना साइड के साधारण जनता भी धोती और कुर्ता पहन के जब सेक्रेटरिएट घुसता, तो पुलिस कोई रोकता नहीं था। हम सोचे हो तो यहाँ की ही पहचान है, हमको भी धोती कुर्ता पहनना है, और बाद में धोती कुर्ता जो पहना, तो हमको भी गेट में कोई रोकता नहीं था। उसके बाद से हमारा ड्रेस हो गया है धोती कुर्ता, अभी भी हम धोती कुर्ता। 80 के पहले पंचायत चुनाव हुआ, तो मुखिया लोग मेरे पास आया, आपको प्रमुख हम लोग बनाएंगे तांतगर प्रखंड का। बोला मुखिया है ये नहीं, हम कैसे प्रमुख बनेंगे? नहीं, आपको हम लोग कॉप्ट करेंगे। बहुत उन लोग रिक्वेस्ट, पहले हमको विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन बाद में बार बार रिक्वेस्ट किया तो विश्वास हुआ, और हमको लोग कॉप्ट किया, और कॉप्ट किया वो पंचायत समिति का सदस्य के रूप में। तो बाद में हमको प्रमुख के रूप में हम लोग चुनाव जीता भी दिया। उसके बाद यहाँ जिला परिषद के इलेक्शन हुआ, समय रमाश्रय प्रसाद यहाँ के जिला के इंचार्ज मिनिस्टर हुआ करते थे। उन्होंने हमको कहा कि अब जिला परिषद इलेक्शन लड़िए। बोले क्या हम लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे।
तो फॉर्म भर दिया, उसमें भी हम जीत गए। उसमें बागुन बाबू खिरीबुरु का कोई झा या ओझा, पलंगों का कोई कंट्रैक्टर हुआ करता था खिरीबुरु में। कंट्रैक्टिंग करते करते वो प्रमुख बन गया नोआमोडी प्रखंड का, और उसको खड़ा कर दिया मेरे खिलाफ में अध्यक्ष के पद, बागुन बाबू। तो लेकिन लड़े, हम जीत गए। जब जिला परिषद के अध्यक्ष थे तो इंजीनियर लोगों को हम अपने चैम्बर में बुलाते थे और कहते थे अमुक पद का एस्टीमेट बना दो, जो भी स्कीम है उसका उससे संबंधित एस्टीमेट बना दो। और एस्टीमेट का फाइल को पूरा हम लेके जाते थे। जहाँ टीएस कराने का होता है, टेक्निकल सेंक्शन, वहाँ हम ले जाते थे। अगर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर से टीएस कराना होता है तो उसे कराते थे, चीफ इंजीनियर से टीएस कराना होता तो वहाँ फाइल लेके जाते थे, टीएस स्वयं कराते थे। और टीएस कराने के बाद उस समय आरडीडी, रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी हुआ करता था, वहाँ हम फाइल ले जाते थे एक ही लिए। जब तक एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल नहीं होता तब तक तो स्कीम को धरातल पर नहीं लाया जा सकता। ये हम मैंने परसों करके काम करते थे, और इसीलिए उस समय हमने बहुत काम कराया, टीएस करा करके, ए करा करके। अच्छा, जिस समय हम प्रमुख थे और जिला परिषद की बैठक को पार्लियामेंट और असेंबली के तर्ज पर मीटिंग की कार्रवाई हम चलाते थे। पूरा उसमें तो एक ही जिला था, 12 गोया घाटशिला साइड से लोग जिला परिषद में मीटिंग की कार्रवाई को देखने और सुनने के लिए आता था। काफ़ी भीड़ लग जाती थी। और उस समय जिला परिषद के अध्यक्ष हुई प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों की नियुक्ति, प्रमोशन, ट्रांसफ़र करने का अधिकार था। और इसलिए उस समय सरकारी विद्यालय में शिक्षकों की कोई कमी नहीं होती थी, क्योंकि नियुक्ति यहीं से होती थी। नियुक्ति करते थे। हमने साल हम भूल रहे हैं 83 आसपास में हमने नियुक्ति किया हजारों शिक्षकों को, और देखा इन लोग अपॉइंटमेंट लेटर बांटेगा, भेजेगा, तो ऑफिस का लोग चक्कर मारेगा, शिक्षक लोग जिन लोगों को नियुक्ति हुई है, और अपॉइंटमेंट लेटर लेने के चक्कर में चढ़वा वगैरह इन लोग चढ़ाएगा। तो उससे बचाने के लिए हमने सभी नवनियुक्त शिक्षकों को जमा किया फुटबॉल मैदान चाईबासा में। बाजार की तरह भीड़ हुई। उस समय करमचंद भगत एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनको हमने बुलाया, उनके हाथों अपॉइंटमेंट लेटर बंटवाया करप्शन से बचाने के लिए। और जब जिला परिषद के अध्यक्ष हम हुए, उस समय जगन्नाथ मिश्र मुख्यमंत्री बने। पहले जो 450 तनख्वाह था, वो 450 तनख्वाह को उन्होंने बढ़ा दिया, संभवतः 6 या 7 हज़ार कर दिया। तो फिर हमको जिला परिषद से मानदेय मिलता था, और गाड़ी जिला परिषद की थी, पेट्रोल डीजल सब जिला परिषद से होता था, और उसी से 70 हम घुमा करते थे। बाद के इलेक्शन में हम मिनिस्टर भी हुए, एजुकेशन मिनिस्टर, स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर, और स्टेट एजुकेशन मिनिस्ट्री से भी हमने रिजाइन कर दिया। क्या एक छात्र कैबिनेट मिनिस्टर। एक बार नॉर्थ बिहार का कोई कॉलेज है, कॉलेज का नाम भूल रहा है, मुजफ्फरपुर साइड का, वहाँ शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित संचिका मेरे पास भेजा गया था। हमने उसमें क्वेरी कर दिया, अभी टीचिंग स्टाफ का टोटल स्ट्रेंथ कितना है और कितना स्टूडेंट स्ट्रेंथ पे एक पोस्ट की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट कितना स्ट्रेंथ पे, और नया टीचर या नया पोस्ट को क्रिएट करना है। ये जब हमने क्वेरी कर दी, चूँकि हमको पहले किसी ने बताया वहाँ टीचिंग स्टाफ की कमी है ही नहीं,
और वहाँ टीचर्स को, प्रोफेसर को बहाली करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए उस आधार पर जब हमने क्वारी कर दिया, वो नागेंद्र झा थे उस समय एजुकेशन कैबिनेट मिनिस्टर, तो वो उससे उनको अच्छा नहीं लगा और गुस्सा करके वर्बली आदेश दे दिया, अब कोई भी संचिका सीधे आएगा, स्टेट मिनिस्टर के थ्रू नहीं आएगा, सीधे मेरे पास आएगा। उसके पास जाने लगा तो मेरा माइंड स्ट्राइक किया, तब हमको मिनिस्टर बनने से क्या फ़ायदा है, हम अपना पॉलिटिकल करियर को मर्डर कर देंगे, इसी तरह से रिजाइन कर देंगे। हमने रिजाइन कर दिया और उसी दिन गाड़ी भी वापस कर दिया। तो उस समय भगवत झा आजाद मुख्यमंत्री थे और यहाँ डीसी थे विद्यानंद झा, बाद में डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी हो गया था। उनको मेरे पास भेजा, जब चंपिया को बुला के लिया आए, बोले आपको मुख्यमंत्री याद कर रहे हैं, बुला रहे हैं, चलिए। बोला गए तो हमको प्लेन में बैठा करके ले गया भागलपुर, जहाँ से देवघर में पानी चढ़ाने के लिए पानी उठाते हैं ना, वहाँ ले गया। पहले तो हम जहाँ से इनकार कर रहा था, नहीं हम वहाँ तो जाएंगे नहीं, कपड़ा तो हम पहने नहीं है, हम सीधे चले आए। ठीक है, अच्छा कपड़ा तो पहने, कहाँ खराब कपड़ा पहने, चलो। तो कोठी को जगह हमको बुलाया और गाड़ी में बैठाया। तो उनका एक बेटा था, बाद में रांची से एमएलए हुआ करता था, नाम भूल गए उसका बेटा, उसको मेरे पीछे लगा दिया। क्रिकेटर भी थे, मेरे पीछे लगा दिया। हम लोग गए भागलपुर और जहाँ से पानी लिया जाता है वहाँ पानी लेने वालों के लिए घर बनाना था, ताकि वहाँ लोग विश्राम कर सके, उसका शिलान्यास करना था। तो हमको बोले चंपिया चलो शिलान्यास करो। बोला आपके रहते हम शिलान्यास करेंगे। अरे चलो दोनों मिलके करते, दोनों मिलके किया, शिलान्यास किया। फिर वहाँ से हम लोग आया, हमसे कहा कि चंपिया तुम रिजर्वेशन वापस करो। बोला नहीं, वापस हम नहीं कर सकते। हम लोग आदिवासी में एक कहावत है, थूका हुआ को हम दोबारा नहीं चाटते, इसीलिए हम वापस नहीं ले सकते, नहीं किया। उसके बाद जगन्नाथ मिश्रा मुख्यमंत्री बने। उन्होंने हमको वेलफेयर मिनिस्टर बना दिया, एक सिंगल ही, जनरल का भी और ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर। 90 में चूँकि कांग्रेस हार गया, लालू यादव की सरकार बनी, हम बहुत खुश थे, क्योंकि अभी तक हम मिनिस्टर रहे हैं। मिनिस्टर रहने की वजह से असेंबली में जितना हमको बोलना चाहिए उतना बोल नहीं पा रहे हैं, पब्लिक इशू को नहीं उठा पा रहे हैं। अब चूँकि अपोजिशन में बैठे हैं, पब्लिक इशू को हम जोरदार शब्दों में उठाएंगे, ये मेरे मन में था। लेकिन अब प्रस्ताव आया मेरे पास, हमको डिप्टी स्पीकर बनना है, तुरंत हमने एक्सेप्ट नहीं किया कि नहीं, हमको तो सोचने का मौका दीजिए। तीसरे या चौथे दिन फिर बहुत सारे लोगों ने हमको सजेस्ट किया, नहीं आपको बनना चाहिए। तब हमने कंसेंट दे दिया, तब हम डिप्टी स्पीकर बने। मैंने पद के हम कभी ये लालच में नहीं रहे, हमको हर पद अपने से मिला। दोनों बार मंत्री बने, अपने से हुआ, डिप्टी स्पीकर बने, वो भी अपने से हमको ऑफर किया गया, और यहाँ जिला परिषद के अध्यक्ष हुए, यहाँ भी हमको ऑफर किया गया, और प्रखंड के प्रमुख बने, वहाँ भी हमको ऑफर किया गया। कभी हमने पद की मांग नहीं किया। एक बार हम लोग ने तय किया, हमें बुलाया था मीटिंग संजय गांधी बोटनिकल गार्डन में, वहाँ आईबी है, वहाँ सबको बुलाया था और कहा कि छोटनागपुर संस्थान परगना के लिए सेपरेट बजट का प्रावधान हो, उसके लिए हम लोग हाउस में मुद्दा को उठाएंगे। सबकी सहमति बनी, हम लोगों ने एक प्रस्ताव डाल दिया और तय किया, जिस दिन हम लोग जो प्रस्ताव रख रहे हैं सेपरेट बजट का, जिस दिन इस संबंध में सरकारी जवाब होगा, उस दिन हम लोग सब एक जगह बैठेंगे
अपने अपने दल को जो अलॉटेड सीट है वो सीट पर नहीं बैठेंगे। हम सभी छुटनापुर संथाल परगना के एमएलए किसी भी दल का हो, हम लोग एक जगह बैठे, हम एक जगह बैठेंगे। उसके बाद सरकारी जवाब होने लगा। हमने उसका विरोध किया कि हम लोग सरकारी जवाब से संतुष्ट नहीं है, इसलिए इसके विरोध में सदन का बहिष्कार करते हैं। सब आदमी हम लोग बाहर निकला तो ये रमेश्वर प्रसाद पार्लियामेंट्री मिनिस्टर थे, दौड़े दौड़े चला आया और कॉरिडोर गोल है, पटना असेंबली का कॉरिडोर गोल है, वो हमको रोका, बोला चंपिया तुम कांग्रेस के एमएलए हो, कांग्रेस की सरकार है, कोई एमएलए अपनी सरकार के विरोध में वॉकआउट नहीं करता है, इसलिए चल वापस, जितना कांग्रेसी है सब वापस। बोला देखिए हम लोग छपनापुर संथाल परगना से वोट लेते हैं और वहाँ की जन इच्छा के अनुरूप बात यहाँ तो नहीं उठाएंगे, वहाँ हम लोग को वोट नहीं मिलेगा। बोला वो तो ठीक है, लेकिन चूंकि कांग्रेसी है और अपनी सरकार के विरोध में वॉकआउट नहीं किया जाता, चलो। अब वो हमारा भी दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था, लेकिन एक बैग हमारे दिमाग में स्ट्राइक हुआ। हमने कहा कि नहीं, हम लोग वॉकआउट नहीं कर रहे हैं, हम लोग चाय पीने के लिए कैंटीन जा रहे हैं, वॉकआउट हम लोग नहीं किया। फिर हमारा पॉइंट को नहीं काट सका, तो वॉकआउट हम लोग का सफल। जब हम डिप्टी स्पीकर थे उस समय सरकार की ओर से जेक का बिल लाया गया था। जेक से आप वाकिफ हैं ना, झारखंड ऑटोनोमस क्या काउंसिल, वो बिल आया था, लेकिन सरकार की ओर से उसको हाउस में रखा नहीं जा रहा था। जब तक हाउस से पारित नहीं होगा तब तक जेक तो बनेगा नहीं। तब अपने चेंबर में हर दल के एमएलए लोगों को बुलाया और कहा ये जेक का बिल ऐसे नहीं आएगा, आप सभी मुंह में काला पट्टी बांधिए, हाउस के फ्लोर पर थाना पर बैठिए, क्योंकि हाउस हम चलाएंगे, हम आप लोगों से निवेदन करेंगे, माननीय सदस्य आप लोग अपनी जगह पे जाइए। बांधे हुए हैं, बोल नहीं सकेंगे, ना कि इशारा कर सकेंगे। तुरंत कपड़ा आया, काला कपड़ा हमारे चैम्बर में कैंची से काटा गया, सब लोग काली पट्टी बांधा, हाउस की घंटी बजी, हम लोग सब एक साथ निकला और एक साइड से उन लोग घुसा, दूसरे साइड से हम घुसे और सीधा हाउस के फ्लोर पर बैठ गए। जैसे हम लोग बात किया था वैसे हमने उन्होंने निवेदन किया था, माननीय सदस्य आप लोग अपनी जगह पर सीट पे जाइए, तो ना कि साइड पे सबने किया। तब नॉर्थ बिहार का कोई एक एमएलए पॉइंट आउट किया, पॉइंट ऑफ ऑर्डर किया कि माननीय उपाध्यक्ष महोदय सदन ऑर्डर में नहीं है, सदन को ऑर्डर में लाइए, तभी हाउस का संचालन कीजिए। हमने कहा कि सदन ऑर्डर में है, इन लोग काली पट्टी बांध के चुपचाप हाउस पे बैठे हुए हैं, हल्ला गुल्ला कर ही नहीं रहे हैं, तो सदन तो बाधित नहीं है, इसीलिए सदन ऑर्डर में है, चलेगा। तो एक सप्ताह बाद सरकार ने जेक का बिल को लाया और पारित भी हो गया, और जेक जो गठन हुआ उसका पहला अध्यक्ष भी हमें रहे। कहने का मतलब डिप्टी स्पीकर रखकर कि हम इतना हिम्मत किया, अपने विरोध में सदस्य लोगों को सदन के फ्लोर पे धरना पर बैठे, ये हर आदमी हिम्मत नहीं कर सकता। देखिए अभी लोगों का विचार बदल रहा है। पहले चूंकि हिंदुत्व कार्ड फेंक दिया था, इसीलिए नहीं चाहते हुए भी हिंदुत्व के नाम पर लोग भाजपा को वोट देता था। अब उसे मोह भंग हो गया, इसीलिए हमको नहीं लगता है कि 24 में उस तरह का उसको विजय श्री मिलेगा, बहुत सीट उसका घटेगा। अच्छा, लोकतंत्र को बचाओ की बात हो रही है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अच्छा कभी आदिवासी और
ईसाई आपस में नहीं लड़ते थे, कितना बढ़िया संबंध बना के रखते थे, लेकिन अब यहाँ भी लड़वाना शुरू कर दिया। जबकि हम लोगों का संविधान धर्मनिरपेक्ष है। इसीलिए कांग्रेस के समय में राजनीति में धर्म को कोई स्थान नहीं दिया गया था। उस समय कांग्रेस के समय में जिन लोग उच्च पद पर हैं, मंत्री, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, मंदिर नहीं जाते थे, याद कर रहे हैं ना। लेकिन चूंकि ये हिंदुत्व का कार्ड फेंक दिए हैं, इसीलिए कहीं भी जाना है तो पहले मंदिर का दर्शन करो। और इसी वजह से पहले कहाँ कांग्रेस मंदिर जाता था, कांग्रेस में जाने लगे, क्या करेगा, मजबूरी है। इसलिए संविधान को बदल रहा है, संविधान खतरे में। मोदी सरकार सबको अपने अधीन करना चाहे, न्यायपालिका को, कार्यपालिका तो है ही, और जो क्या बोलेंगे विधायिका, पार्लियामेंट और असेंबली को भी अपने अधीन करना चाह रहा है। तो संविधान के अनुसार जिसका जो स्थान है उसके अनुसार ना होगा। तो बताइए ना, दिल्ली को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का फैसला कि ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को है, चुनी हुई सरकार को है। अगर चुनी हुई सरकार ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करेगा तो उनके अधीन जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उसकी बात नहीं मानेगा, और बात नहीं मानेगा तो जो होना चाहिए विकास का काम नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला के विरोध में अध्यादेश क्या निकाल दिया मोदी सरकार। तो ये है, तो जनतंत्र खतरे में है।